गरीब काले परिवार में मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं पूरे कमरे में फैल गया। लकड़ियों की सुलगन से विद्या की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह फिर भी चूल्हे पर रखी दाल को ध्यान से देख रही थी। उसी वक्त पीछे से ससुर हरिप्रसाद की खींच भरी आवाज आई। अरे बहू, फिर से दाल चावल बना रही हो? कुछ और नहीं आता क्या तुझे? विद्या ने पलट कर देखा। माफ कीजिए बाबूजी, पर घर में सिर्फ थोड़ी दाल और 2 मुट्ठी चावल ही बचे हैं। हरिप्रसाद भौहें चढ़ाकर बोले कि कल तो किशोर सब्जियां लाया था ना, वो कहाँ गई? विद्या ने संयत स्वर में जवाब दिया कि लाए थे बाबूजी, पर बस 2 आलू और थोड़ी प्याज मिर्च, वही की सब्जी कल रात बनी थी। अब तो घर में सब्जी कुछ भी नहीं है। हरिप्रसाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बहाने बना लो तुम लोग। बाहर देखो, बारिश का बढ़िया मौसम है, लोग गर्मा गर्म मछली फ्राई पकौड़े खा रहे होंगे, और हमारे नसीब में ये सूखे चावल और पानी वाली दाल। इतने में आंगन से सास गोमती की आवाज आई। क्यों चिल्ला रहे हो बहू पर? न घर में साग सब्जी है, न चिकन मटन। क्या खाएगी बेचारी? जब देखो सब उसके पीछे पड़े रहते हो। हरिप्रसाद ने कुछ बड़बड़ाया ही था कि तभी किशोर दरवाजे से अंदर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। अरे बेटा, कभी कभी कुछ साग सब्जी भी लाया कर। तेरे पिता को दाल चावल हजम नहीं होते। माफ करना मां, पर सेठ रोज मजदूरी काट लेता है। जैसे तैसे घर चला रहा हूं, मुझे ही पता है कैसे। गोमती ने गहरी सांस ली, मगर कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद किशोर गमछा सिर पर रखकर बारिश में बाहर निकल गया। रास्ते पर कीचड़ था, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फैक्ट्री में मशीनों का शोर गूंज रहा था। तभी उसका दोस्त आकाश पास आया। क्या हुआ रे किशोर? आज तेरे चेहरे पर बड़ी उदासी है। काम में मन नहीं लग रहा क्या? किशोर ने थके हुए स्वर में कहा कि हाँ यार, घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। रोज के खर्च पूरे नहीं हो रहे। माँ बाबूजी की बातें सुनकर भी मन भारी हो जाता है। सेठ तो बड़ा कंजूस है भाई। हम लोगों से जान तोड़ मेहनत करवाता है और पैसे देता है इतने से कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाए। किशोर ने सिर झुका लिया। हाँ, ऊपर से बारिश के कारण रोज का काम भी रुक रुक जाता है। घर में सब्जी तक नहीं बची। विद्या सुबह से बस दाल चावल बना रही है। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख भाई, ऐसे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल मैंने सुना है कि पास वाले खेत के मालिक सेठ कुछ मजदूर ढूंढ रहा है कटाई के लिए। चल आज शाम को पूछ लेते हैं, शायद वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएं। ठहर। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा यार, वरना घर में सबको मेरी वजह से रोज ताने सुनने पड़ते हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू बस हिम्मत रख, किस्मत हर वक्त खराब नहीं रहती। चल अब काम करते हैं, नहीं तो सेठ फिर काट लेगा मजदूरी। दोनों फिर काम में लग गए। और उधर घर में विद्या दाल पर तड़का लगा रही थी। उस सादी दाल की खुशबू में उम्मीद का एक हल्का सा स्वाद था। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही थीं। किशोर काम से लौट रहा था। भीगे रास्तों से गुजरते हुए जब वह मोहल्ले के कोने पर पहुंचा तो उसकी नजर लाला किराना स्टोर पर पड़ी। उसने सोचा, घर में दाल चावल खत्म हो गए हैं, थोड़ा राशन ले लेता हूं। वह दुकान के पास पहुंचा तो देखा कि लाला सामने बैठा थाली में गर्मा गर्म मछली फ्राई खा रहा था, जिनसे इतनी खुशबू उठ रही थी कि किशोर का पेट अपने आप कराह उठा। लाला बड़े मजे से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते हुए बोला, आहा, क्या स्वाद है रे। किशोर कुछ देर यूं ही देखता रह गया। उसकी आंखों में भूख और मन में ललक झलक रही थी। लाला ने जब उसे देखा और बोला, अब क्या देख रहा है रे किशोर? जा राशन ले ले और निकल जा, यहां नजर मत लगा। भिखारी लग रहा है मछली को देखकर। किशोर ने निगलते हुए बोला, दाल, थोड़ा चावल, तेल और मसाला दे दो। लाला ने बिना भाव के सामान तोलकर थैली में डाल दिया। किशोर ने पैसे गिने, थैली उठाई और चुपचाप वहां से निकल गया। मगर रास्ते भर उसके दिमाग में वही मछली फ्राई घूमती रही, तवे पर छनती मछली, उड़ती खुशबू और लाला का आहा कहना। घर पहुंचते ही उसने देखा कि नन्हा निशु अपने दादा हरिप्रसाद के पास बैठा था। निशु ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये मछली फ्राई क्या होती है? स्वादिष्ट होती है क्या? हरिप्रसाद ने हल्की मुस्कान दी, फिर थोड़ी देर चुप रहे।
उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। हाँ बेटा, बहुत मजेदार होती है। ताजी मछली जब गरम तेल में छनती है ना, तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पर खाए जमाना हो गया, अब तो बस याद रह गई है। पता नहीं हम गरीबों के नसीब में क्या लिखा है। निशु मासूम आंखों से उन्हें देखता रह गया। तभी बाहर से लकड़ी घिसने की आवाज आई। किशोर बाहर गया तो देखा कि मां गोमती एक पुरानी नाव के टुकड़े को साफ कर रही थी। किशोर ने पूछा, क्या कर रही हो माँ? गोमती बोली, अरे बेटा, ये पिछली साल की टूटी नाव का टुकड़ा है। सोचा साफ करके रख लूं, शायद किसी काम आ जाए। अच्छा चल अंदर चलो, बादल घिर रहे हैं, बारिश आ जाएगी। किशोर मां के साथ अंदर चला आया। घर में पहले से ही विद्या चूल्हे के पास बैठी दाल चावल पका रही थी। धुएं में उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मगर हाथ रुक नहीं रहे थे। उसने चुपचाप थाली में सबके लिए दाल चावल परोसे। सब लोग खाना खाने बैठे। सबके चेहरों पर एक जैसी थकान और एक जैसी खामोशी थी। थाली में रखे सूखे चावल और पानीदार दाल को देखकर किसी का भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद हरिप्रसाद ने धीरे से कहा, आज तो मछली फ्राई खाने का बहुत मन है, लेकिन क्या करें, नसीब में कहाँ। गोमती ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे चुप भी रहो जी, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। हरिप्रसाद चुप हो गए। सबने चुपचाप खाना खाया। बाहर बारिश की आवाज और अंदर चूल्हे की बुझती अंगारियां दोनों एक साथ गूंज रहे थे। रात गहरी हुई। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नन्हा निशु करवटें बदलता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, काश मुझे भी मछली फ्राई खाने को मिल जाए, कैसी स्वादिष्ट होगी ना। वो चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। घर के चारों ओर पानी भरा था। दीवारों पर सील और हवा में नमी थी। चूल्हा भी ठीक से नहीं जल रहा था। छोटा निशु खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दादी, आज तो बहुत बारिश है। हाँ बेटा, बहुत बारिश है। भगवान करे जल्दी थम जाए। किशोर, आज काम पर मत जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। किशोर ने मां की ओर देखा। चेहरे पर थकान और चिंता थी। काम नहीं करूंगा तो क्या खाएंगे? घर में राशन भी खत्म हो गया है, यह कहकर उसने गमछा सिर पर डाला और बाहर निकल गया। तेज बरसात उसके कपड़ों को मिनटों में भिगो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। किशोर का मन आज कुछ बोझिल था। वह काम करते हुए बार बार खिड़की की ओर देख रहा था। तभी उसका दोस्त आकाश उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रे किशोर, आज बहुत चुप है तू? काम में मन नहीं लग रहा क्या? किशोर ने धीमे स्वर में कहा, घर में सब डरे हुए हैं बारिश की वजह से। पता नहीं क्यों आज मन बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इतने में फैक्ट्री का मालिक सेठ वहां तुम दोनों आया। काम नहीं कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। खासकर तू किशोर, निकल जा यहां से। आज से तेरी जरूरत नहीं। किशोर कुछ बोल न सका। उसकी आंखें भर आईं। बिना जवाब दिए वह अपनी भीगी शर्ट समेटे चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकल गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उधर घर में हालात और भी बिगड़ गए थे। आंगन में पानी घुस आया था। विद्या हाथ में झाड़ू और वाइपर लेकर पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार पानी और तेजी से अंदर आ रहा था। गोमती घबराई हुई थी। अरे, ये तो बाढ़ है बाहर। हरिप्रसाद ने दरवाजे से बाहर झांक कर कहा, सच कह रही हो, बाहर सारा रास्ता डूब चुका है। अब तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। विद्या ने जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान, राशन की थैली, बच्चे के कपड़े और कुछ बर्तन एक बोरे में डाल दिए। तभी किशोर भीगता हुआ घर पहुंचा। आज का तो दिन ही खराब है। अरे बाहर बाढ़ आ गई है और हमें बचाने भी नहीं आए कोई। गोमती ने जल्दी से कहा, बेटा। पिछले साल की लकड़ियों का नाव है, उसी में चलो। किशोर ने बाहर जाकर देखा, सचमुच पिछली साल की टूटी फूटी नाव अब एकमात्र सहारा थी। उसने परिवार को आवाज लगाई, चलो सब जल्दी बाहर आओ, जरूरी सामान ले लो। निशु ने दादी का हाथ पकड़ा। विद्या ने बोरा उठाया और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग घर के बाहर नाव के पास पहुंचे। पानी घुटनों तक आ चुका था। किशोर ने नाव को पकड़ा और सबको उस पर चढ़ाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, चलो मां, अब जो होगा देखा जाएगा।
लहरों के बीच वह नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह रात का वक्त था। चारों ओर बस पानी ही पानी था। आकाश में बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच काले परिवार का छोटा सा लकड़ी का नाव जैसा ढांचा बाढ़ के पानी में धीरे धीरे बह रहा था। सबके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। ससुर हरिप्रसाद ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, सुबह तक किसी टापू तक पहुंचा दे, बस किसी तरह हमारे बच्चों को बचा ले। किशोर चप्पू की जगह बांस का टुकड़ा चला रहा था और विद्या अपने बेटे निशु को सीने से लगाए बैठी थी। गोमती दादी के होंठों पर सिर्फ भगवान का नाम था। रात काली और डरावनी थी, पर उम्मीद की एक किरण सबके दिल में जल रही थी। धीरे धीरे सुबह हुई। नाव जैसी वह लकड़ी का टुकड़ा एक सूखे जमीन वाले टापू पर जा रुका। चारों तरफ बस रेत और कुछ सूखी लकड़ियां थीं। न हरियाली, न इंसान का कोई निशान। सब उतरकर चारों ओर देखने लगे। अरे भगवान, अब हम यहाँ भूखे मरेंगे क्या? विद्या ने तुरंत अपनी थैली उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैं जरूरत का राशन लाई हूँ। थोड़ा चावल, दाल और तेल है। ससुर हरिप्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब यहाँ भी वही सूखे चावल और दाल खाएंगे। इतना कहते ही छोटा निशु दौड़ता हुआ आया। मम्मी मम्मी, ये देखो, वहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं। इसकी मछली फ्राई बना दो ना। सबकी आंखों में चमक आ गई। हरिप्रसाद ने उठते हुए कहा, चल बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। दोनों ने पास के पानी में जाकर कुछ मछलियां पकड़ लीं। बच्चे की आंखों में उत्साह था और बड़ों के चेहरों पर राहत का भाव। विद्या ने सूखी लकड़ियों से छोटा सा चूल्हा बनाया और मछलियां साफ करके मसाला लगाकर तलने लगी। धीरे धीरे खुशबू हवा में फैलने लगी। वही खुशबू जिसे कल तक उन्होंने सिर्फ किसी अमीर के घर या दुकान पर महसूस किया था। अब वह खुशबू उनके अपने हाथों से निकली थी। जब मछली फ्राई तैयार हुई, विद्या ने सबको परोसी। सबने धीरे धीरे खाना शुरू किया। पहले हरिप्रसाद ने एक टुकड़ा खाया, फिर बोले, वाह, बहुत दिनों बाद ऐसा स्वाद चखा है। निशु हंसते हुए बोला। मम्मी, बहुत टेस्टी है। होश की सांस लेते हुए कहा, देखा बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। भगवान ने हमें भूखा नहीं रखा। विद्या मुस्कुराई और बोली, कहा था ना माँ जी, हमारा काले परिवार जहाँ भी जाएगा भूखा नहीं मरेगा। अगर ये बाढ़ ना आती तो शायद हमें ये खाने को भी नहीं मिलता। सब हंस पड़े। चारों ओर अब डर नहीं, बल्कि संतोष था। आसमान में सूरज धीरे धीरे चमकने लगा था।